जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, एक बात ध्यान रखें, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस हर साल चेंज नहीं होता है। हाँ, अभी हाल ही में 2023 में इसके सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस के साथ ही आपको हर एक चीज बताई जाएगी। यूपी पीसीएस के इस एग्जाम का नाम, जिससे आप एसटीएम डीएसपी बनते हैं, इसका नाम कंबाइंड स्टेट सर्विस भी है। इसे लोग अपर सुबोर्डिनेट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। तो इस नाम से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तब आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए फॉर्म भरेंगे। ये एग्जाम 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें निगेटिव मार्क्स भी होते हैं। जब आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद मेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर्स देने होते हैं। इसके बाद तीसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनल रिजल्ट तैयार होता है, और फाइनल रिजल्ट में जब आपका नाम होता है तब आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। दोनों ही पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। पहले पेपर के लिए 2 घंटा, दूसरे पेपर के लिए 2 घंटा, और ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में कंप्लीट होता है। पहले पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं। पहला पेपर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होता है। दूसरा पेपर दोपहर के 2:30 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक होता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में जो दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में केवल पास होना होता है। मतलब कि आपको केवल कम से कम 33% लाना होता है। आप 200 में से 33% मतलब कि आपको 66 नंबर लाना होगा, तब आप दूसरे पेपर में पास होंगे। लेकिन यहाँ पर जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो यहाँ पर आपको दोनों ही पेपर में अवेलेबल होना होगा, मतलब दोनों ही पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरे पेपर में पास होना जरूरी है, और पहले पेपर में जितनी अच्छी रैंक आपकी आएगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, मतलब कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो अपने हिसाब से इस एग्जाम के एक पेपर को देते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों ही पेपर आपको देना होगा, तभी आपके नंबर कैलकुलेट होंगे, वरना आपके नंबर कैलकुलेट नहीं होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स में जो पहला पेपर है उसके सिलेबस के बारे में, GS1 के सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस में सबसे पहली चीज कही गई है कि आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर आपको पता हो। डेली न्यूज में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और आपकी यूपी के लेवल की। इसके बाद भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता हो। 3 पार्ट में इंडियन हिस्ट्री को बांट करके पढ़ा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है, तो उसमें आपको खासकर फोकस करना है। इसके अलावा यूपी से रिलेटेड कई सारे व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। यूपी का अपना भी कुछ हिस्ट्री है, वो भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल, मतलब कि आपको जियोग्राफी पढ़ना है। इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और आपको अपने यूपी का जियोग्राफी भी पढ़ना है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति एवं शासन, मतलब कि आपको इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको यूपी का पॉलिटी भी पढ़ना है, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, इनसे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको लगभग हर एक टॉपिक को पॉलिटी से रिलेटेड पढ़ना है। जैसे कि लक्ष्मीकांत की बुक में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, एग्जाम के बेस पर वो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जितना चैप्टर दिया हुआ है वो आपको लगभग पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मतलब कि आपको इकोनॉमिक पढ़ना है, और इकोनॉमिक आपको इंडियन लेवल पे और अपने यूपी के लेवल, दोनों ही लेवल पे पढ़ना है। यहाँ पर हर एक चीज में जो टॉपिक बताया गया है लास्ट में आधे लिख दिया गया है, ETC। इसका मतलब है कि आपको और भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। जो जरूरी चीजें जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जैव विविधता है, इनके बारे में, प्रदूषण के बारे में। इसके बाद जैसे कि कई टाइप के वन होते हैं, वैसे तो ये जियोग्राफी में ही पढ़ेंगे, लेकिन आप जब पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ेंगे वहां पर भी पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे।
एंड उसके अलावा है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से रिलेटेड आपको नॉलेज हो, जैसे कि कई टाइप के रोग होते हैं, डिजीज, उनके बारे में पता हो। उसके अलावा जैसे कि विटामिन है, प्रोटीन है, ये कहाँ से मिलते हैं, क्या खाने से मिलते हैं, इनके बारे में पता हो। इसके अलावा जैसे कि कोशिका है, इनसे रिलेटेड सवाल होते हैं। और फिर जो करंट न्यूज में होता है वो आपको पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर हर एक टॉपिक जब तैयार करेंगे तो आपको अपने यूपी का लेवल का हर एक चीज देखना होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक हो, साइंस हो, इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, आपको अपने यूपी का लेवल का जरूर देखना है। इसमें यूपी से रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस है, यूपी के बारे में ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं GS2 के बारे में। प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर है, इसका सिलेबस क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, जिसमें आपको कई सारे पैसेज दिए जाएंगे, आपको पैसेज पढ़ के आंसर करना है। इसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स को चेक किया जाएगा, लॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा 10th के मैथमेटिक्स होगा, मतलब 10th लेवल का होगा। 10th से अंदर के जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो सवाल पूछे जाएंगे, और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमने ये टॉपिक देखा तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पैसेज वाला लाइन समझ में आया होगा, और एक मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये बीच में जो बोल दिए हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल क्वेश्चंस और डिसीजन मेकिंग, ये आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आया होगा। इन चीजों को समझना है तो आपको पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखना होगा, तो आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद दूसरे पेपर में आपसे 10th लेवल की जो जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी उसके टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आपको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दिए जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच दिए जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, इस टाइप के रहेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर उसके बाद कुछ जगह पंक्चुएशन और स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वर्ड मीनिंग होंगे, वोकैबुलरी होगी, आइटम्स होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। यहाँ पर GS2 में जो जनरल हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे 10th लेवल के, वो किन टॉपिक्स पर रहेंगे ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपसे हिंदी वर्णमाला के रिलेटेड जो विराम चिन्ह होते हैं, जिस टाइप से शब्द बने होते हैं, वाक्य बने होते हैं, ये क्या है, इनके अर्थ क्या होंगे, ये आपको जनरली पता होना चाहिए। शब्द रूप, संधि और समास के बारे में, क्रियाओं के बारे में, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम और तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, ये छांटना आपको आना चाहिए। वर्तनी सुधारने के लिए भी आता है। इसके बाद अर्थबोध, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट होता है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको इन्हीं टॉपिक को क्लियरली और बार बार पढ़ना है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम में टोटल 8 पेपर होंगे, जिनमें से 6 पेपर ऐसे हैं जो 200-200 नंबर के हैं और 2 पेपर हैं 150-150 नंबर के हैं। सभी पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल हिंदी के बारे में। जनरल हिंदी में आपको कुछ गद्यांश, मतलब पैसेज दे दिए जाएंगे जिनका आपको आंसर करना है। कुछ पैसेज ऐसे रहेंगे जिन्हें आपको शॉर्ट में लिखना होगा। उसके अलावा कई सारे एप्लीकेशंस हैं, ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे वर्क दिए जाएंगे, ऑर्डर्स दिए जाएंगे, मतलब आपको लिखना होगा कि किस टाइप से इसका पैरा रहेगा। कि आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में रहने के बाद आप इस पद पे हैं, यह बताइए कि आप किस टाइप से एप्लीकेशन भेजेंगे, किस टाइप से ऑर्डर करेंगे, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा शब्द ज्ञान, प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे हिंदी से रिलेटेड इस टाइप के आएंगे। ये आपको डेली 1-2 बार देखना होगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। इसके बाद एसी के पेपर के बारे में बात करते हैं। एसी हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, इन 3 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ये 3 पार्ट में बटे रहेंगे। हर पार्ट 50-50 नंबर का होगा, मतलब टोटल 150 नंबर का रहेगा। और हर एक पार्ट में आपको कोई एक टॉपिक चूज करना है और उसे 700 शब्दों में, वर्ड्स में लिखना है। पहला पार्ट है का, इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इन 3 में से किसी एक टॉपिक को दे दिया जाएगा। इसके बाद खंड खा या पार्ट बी है। इसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्रियल एरिया या बिजनेस से रिलेटेड जो टॉपिक रहेंगे उनमें से कोई एक टॉपिक दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पार्ट है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो घटनाएं हो रही हैं उनमें से कोई एक घटना के बारे में या एक टॉपिक दे दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, सूखा, बाढ़, इनसे रिलेटेड राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजना। इस टाइप से ऐसे में ये 3 पार्ट में बटे रहेंगे। मतलब कि आपको ऐसे में 2100 शब्द लिखने हैं और ऐसा टारगेट बना करके आप प्रैक्टिस करते रहें। अब यूपी पीसीएस में मेंस एग्जाम को आपको समझना है तो कुछ चीजें आसानी से समझ लीजिए, आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। जैसे कि कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट और पॉलिटी। ये तो आपके प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है और आपको यूपी और इंडियन दोनों ही लेवल पे इसकी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स में भी। बस आप लिख करके तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, तो मेंस में एक ही काम करना है, आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये है कि अगर आप 6 घंटे प्रीलिम्स की तैयारी में लगाते हैं तो 1 घंटा आपको देना होगा लिख करके, तो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो मजबूत भी होता जाएगा, मेंस की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब मेंस एग्जाम में जैसे कि एथिक्स है, सोसाइटी है, IR है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जुड़ जाते हैं इनके टॉपिक। तो मेंस के लिए आपको 2-3 सब्जेक्ट और ऐड कर देना है और फिर उसको पढ़ना है और यहाँ पर आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और ये हो गया मेंस एग्जाम की तैयारी। इसके लिए कुछ और नहीं करना है। दूसरी चीज टॉपिक की बात आती है, तो टॉपिक को आपको घूर घूर के नहीं देखना है। आप घूरने बैठेंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे हो पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्या है, आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वायु के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में नहीं पढ़ेंगे, भूकंप कैसे आता है ये नहीं पढ़ेंगे, पर्वत के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कि वन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जब जंगल झाड़ से लेकर के आप गड्ढों के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो बस सिलेबस में भी यही लिखा हुआ है, बस उसमें दिखता इतना बड़ा है कि आपको लगेगा कि कैसे हो पाएगा। ऐसे हिस्ट्री के साथ भी है, आप पढ़ेंगे जब इतिहास में तो अपने आप सवाल आता है कि आखिर ये इतिहास में इंसान कब से पैदा हुआ, कहाँ से जाना, कहाँ से नहीं जाना, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। धीरे धीरे जैसे ही आप पढ़ेंगे ना, हर एक चीज समझ में आती जाएगी। बस टॉपिक को कुछ ज्यादा ही मत घूरने लगना, एक बार देखिए उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब पूरे सिलेबस को मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि डिटेल में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, पॉलिटी, एथिक्स, इनसे रिलेटेड क्या सिलेबस में कहा गया है। हम बात करते हैं GS1 के बारे में। GS1 में आपको खासकर फोकस करना है स्पेशली हिस्ट्री और जियोग्राफी में, लेकिन इसमें सोसाइटी और उसके अलावा इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिक ऐड हैं। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में आपसे संस्कृति के बारे में, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ था, साहित्य और वास्तुकला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में आप 1757 से लेकर 1947 तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको जानना है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको जानना जरूरी है, कौन कौन सी समस्याएं, प्रॉब्लम्स रही हैं, इनको समझना है। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, उनमें किन किन लोगों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, उनके बारे में जानना है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर इकट्ठा होने के लिए कई सारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कई सारे बदलाव हुए हैं। 1965 तक की जो जो चीजें हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, विश्व के इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं वो आपको पता हो, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई है, विश्व युद्ध हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः से सीमांकन हुआ है, फिर से उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे, उपनिवेशवाद कब समाप्त हुआ, किस टाइप से हुआ, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, नाजीवाद, फांसीवाद, इनके बारे में सब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में ही जानेंगे। इसके अलावा भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, इंडिया की सोसाइटी में किस तरीके की कल्चर्स हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। मतलब कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। इसके अलावा सिलेबस में कहा गया है कि आपको महिला समाज, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या, इसके बाद संबद्ध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, समस्या और समाधान, ये कुछ इकोनॉमी के टॉपिक में भी है, थोड़ी बहुत टॉपिक हिस्ट्री में भी है, इसलिए यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है, जबकि इकोनॉमी की कुछ चैप्टर्स बाकी जगह भी हैं। इसके अलावा सोसाइटी से रिलेटेड बात करें तो सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, निरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता, ये आपको पॉलिटी में भी मिलेगा, सोसाइटी में भी मिलेगा। तो आपको चाहे आप पॉलिटी पढ़ें, सोसाइटी पढ़ें, एग्जाम में जब आएगा तो आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जियोग्राफी में विश्व के प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, मिट्टी, वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में किस तरीके से रहा है, इंडिया को लेकर के
ये पढ़ना है। इसके अलावा भौतिक भूगोल में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, हमने स्टार्ट में बात किया। जियोग्राफी पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आपको इंडिया के लेवल का पढ़ना है, यूपी के लेवल का पढ़ना है और वर्ल्ड लेवल का पढ़ना है। भारत के सामुद्रिक संसाधन, उनकी संभाव्यता, समुद्र से रिलेटेड जानकारी आपको, भारतीय समुद्र के बारे में। इसके बाद मानव प्रवास के बारे में, विश्व के जो शरणार्थी हैं उनके बारे में पता हो। इसके बाद सीमांत और सीमाएं, भारत की जो सीमा है और भी देशों की जो सीमा है उनके बारे में पता हो। जनसंख्या और अधिवास, हमारे यहाँ मतलब कि भारत की जनसंख्या क्या है, इससे रिलेटेड कई सारे जो नॉलेज है, इंपॉर्टेंट नॉलेज, वो आपको पता हो। अब हम बात करते हैं GS2 के बारे में। इसमें आपको खासकर पॉलिटी में ध्यान देना है। इसमें पॉलिटी से रिलेटेड ही टोटल टॉपिक है, जैसे कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसकी विकास, विशेषताएं, क्या आधार रही है, कब ने बना, क्या रीजंस रहे, कैसे बना, पूरी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका क्या रोल रहता है, ये भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट, इन दोनों के बीच किस टाइप से काम बटा हुआ है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल एंड स्टेट के बीच वित्त आयोग काम करता है, तो ये जो वित्त आयोग है इसका क्या काम है, ये आपको जानना है। इसके बाद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच दोनों के पावर्स बटे हुए हैं, ये पावर्स कौन कौन से हैं, किस टाइप से हैं, ये आपको जानना है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारे प्रावधान हैं, कई सारी बातें लिखी हुई हैं जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मतलब दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तुलना करते हुए उन चीजों को आपको समझना है। इसके बाद आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप से काम करता है, किस टाइप से यहाँ पर नियुक्तियां होती हैं, क्या काम करते हैं, इन चीजों को समझना है। इसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका, कोर्ट के बारे में पढ़ना है, कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, इनके बारे में जानना है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद कई सारे संवैधानिक पद हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनके बारे में जानना है, जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री हैं, इनको जानना है। इसके बाद कुछ संवैधानिक निकाय हैं, जैसे कि नीति आयोग है, वित्त आयोग है, इस टाइप की जो कमीशंस हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। यूपीएससी के बारे में पढ़ना होगा। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्कीम्स निकाले जाते हैं, इन स्कीम्स के बारे में जानना है। फिर ये किस टाइप से वर्क करती हैं, इसके बारे में जानना है। डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे जो संस्थान हैं, कमीशंस हैं, इनके बारे में आपको जानना है। इसके बाद हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कई सारे स्कीम्स हैं, निकाली जाती हैं, क्या काम किया जाता है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद गरीबी और भूख से संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में जानना है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही। इसके बाद लोकतंत्र में कई सारे सिविल सेवाओं से रिलेटेड जो भूमिकाएं हैं उनको जानना है। भारत और अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानना है। इसके बाद डेली न्यूज में ये सब चीजें रहती हैं, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह से रिलेटेड। भारत कई सारे लोगों से मिलता है, कई देशों से मिलता है, जैसे कि फ्रांस से, अमेरिका से, रूस से, इनसे मिलता है। क्या क्या टाइप के फैसले किए जाते हैं, कौन कौन से समझौते किए जाते हैं, इनको जानना है। फिर उसके बाद भारत की हित और अप्रवासी भारतीयों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियां। कई सारे लोग जो पब्लिक हैं एक देश से दूसरे देश जाते हैं किसी न किसी दिक्कत की वजह से। कभी प्राकृतिक दिक्कत होती है, नेचुरली डिजास्टर्स होते हैं, कभी कभी राजनीतिक पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल संस्थान है, कमीशंस हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि WHO है, WTO है, यूनिसेफ है, इनके बारे में आपको जानना है, ये किस टाइप से वर्क करते हैं। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, वही करंट अफेयर आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन 3 या GS3 के बारे में। ये इसमें आपको इकोनॉमी पर फोकस करना है। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्थिक नियोजन, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या उपलब्धियां हैं। फिर उसके बाद सतत विकास के लक्ष्य SDG, ये क्या है, इसमें जो लक्ष्य हैं कितने हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा गरीबी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी से रिलेटेड है, सामाजिक न्याय से रिलेटेड, समावेशी से रिलेटेड, ये पढ़ना है। सरकार की जो बजट आते हैं उनको समझना है। फिर इंडिया में कई सारे फसल हैं, सिंचाई की विधियां हैं, प्रणालियां हैं, इनको जानना है। इसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो कृषि अनुदान है, सब्सिडी दी जाती है। और फिर उसके बाद MSP है, इनके बारे में जानना है, इनके क्या उद्देश्य हैं। खाद्य सुरक्षा, बफर भंडार के बारे में जानना है। कृषि से रिलेटेड कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो डेली कहीं न कहीं देखने को मिलती हैं, इनके बारे में जानना है।
भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि से रिलेटेड कौन कौन से सुधार हुए हैं, भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण से रिलेटेड कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ा है, औद्योगिक नीति में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं और क्या अभी हो रहे हैं। इसके बाद ऊर्जा से रिलेटेड बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको याद होना चाहिए। आज न्यूज में क्या चल रहा है इसको आपको देखकर चलना है। साइंस की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड और इंडिया में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डेली न्यूज में रहते हैं वो आपको देखते रहना है। इसके बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियंस की क्या उपलब्धियां रही हैं इसको देखना है। इसके बाद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो टेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल अधिकार, ये अक्सर न्यूज में रहते हैं। तो आपको ये टॉपिक क्लियर करना है। पहले तो आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, फिर तो जो चीजें करंट में हैं वो आपको पढ़ते ही रहना है। पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, जब आप इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पर यहाँ सब वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, प्रदूषण, इनके बारे में आपको उसी में क्लियरली पढ़ने को मिल जाएगा। डिजास्टर्स के बारे में, इसके बारे में किसको नहीं पता है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस के बारे में, जिनमें आपका आणविक प्रसार है, मनी लॉन्ड्रिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, सामाजिक नेटवर्किंग है, इनके बारे में पढ़ना है। भारत की आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड जो चुनौतियां, चैलेंजेस है, जैसे कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। सुरक्षा बलों की भूमिका के बारे में पढ़ना है। हमारे यहाँ जितने भी टाइप के सुरक्षा बल हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर भारत का जो डिफेंस है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, किस टाइप से वर्क करता है ये भी पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर में किस टाइप से वर्क किया जा रहा है, पशुपालन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके बारे में आपको पता हो। अब हम बात करते हैं GS4 के बारे में। ये एथिक्स से रिलेटेड है और इसके जो टॉपिक है आपको इंटरनेट में मुश्किल से मिल पाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लें या किसी अच्छी बुक ले लें और उसी से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम एक चीज और है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आपको हैंडल करना होता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना और उससे आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं GS5 के बारे में। GS5 और GS6 इसमें यूपी से रिलेटेड सवाल होंगे। GS5 में आपसे यूपी की हिस्ट्री पूछी जाएगी। उसके बाद यूपी की हिस्ट्री में जैसे कि वास्तुकला है, संग्रहालय, अभिलेखागार है, इनके बारे में जानना है। स्वतंत्रता संग्राम में यूपी का क्या रोल रहा है ये जानना है। और यूपी से रिलेटेड स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में जानना है। यूपी में जो ग्राम लेवल पे है, शहर लेवल पे है, कई सारे मुद्दे हैं उनको जानना है। उनसे रिलेटेड कई सारी बोलियां हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं, कई सारे त्योहार, मेले, संगीत है, इनके बारे में जानना है। यूपी की पॉलिटी है वो आपको समझना है कि राज्यपाल किस टाइप से काम करते हैं, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में जानना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवाएं हैं उनके बारे में जानना है, लोक सेवा आयोग के बारे में जानना है, लेखा परीक्षा के बारे में, महान्यायवादी के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, इसका दायरा क्या है, क्या पावर्स है, इनको जानना है। यूपी के लिए जो विशेष राज्य चयन मानदंड है, राजभाषा है, संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, फिर कौन कौन सी पार्टियां हैं, इनके बारे में जानना है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन। इसके बाद यूपी में जो स्थानीय सुशासन है जैसे कि ग्राम पंचायत है, फिर शहरी पंचायत है, लोक नीति है, अधिकार है, नगर निगम है, इनके बारे में आपको जानना है। यूपी में सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, इनके बारे में थोड़ा जानना है। यूपी में जो भूमि सुधार हुआ था उसका क्या प्रभाव हुआ था, इसके बारे में जानना है। यूपी में सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जैसे कि उग्रवाद के प्रसार, विकास के बीच संबंध, फिर राज्य और अंतर्राज्यीय सक्रियकों में और आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड कुछ चुनौतियां हैं। इसके अलावा नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्क, सोशल साइट्स हैं, इसके बारे में जानना है। साइबर सुरक्षा, कई अलग अलग टाइप के सुरक्षा बल हैं, एजेंसियां हैं जो यूपी के हैं, उनके बारे में जानना है। इसके बाद सीमावर्ती क्षेत्र में जो यूपी से लगे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके बारे में जानना है। उससे रिलेटेड कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनके बारे में जानना है। यूपी में कानून व्यवस्था किस टाइप से है, यूपी में हेल्थ से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके बारे में समझना है। यूपी में एजुकेशन सिस्टम किस टाइप से है और इंडिया के डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, उत्तर प्रदेश के से रिलेटेड जो करंट अफेयर है ये पता हो। जल शक्ति मिशन और अन्य केंद्रीय योजनाएं,
जल शक्ति मिशन को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद सेंट्रल लेवल पे कई सारे स्कीम्स निकाले जाते हैं, उनके बारे में आपको पता हो। यूपी में जो एनजीओ हैं उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानना है। पर्यटन मुद्दे, पर्यटन के बारे में और उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कई अलग अलग टाइप के ऐसे एरिया, ऐसे फील्ड हैं जिनमें इनोवेशंस हो रहे हैं, उनके बारे में जानना है। उससे समाज में क्या फर्क पड़ना है, इनको जानना है। मतलब यह है कि आप इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके अलावा आपको पॉलिटी भी पढ़नी है और इकोनॉमिक भी पढ़ना है, हेल्थ भी पढ़ना है। अब ये सब चीजें जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर में ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे, बेसिक चीजें आपकी बुक से क्लियर होंगी और आपको हमेशा अवेयर रह करके करंट अफेयर पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपके वहीं से क्लियर होंगे। इसके बाद बात करते हैं GS 6 के बारे में। GS 6 में आपको सबसे पहले इकोनॉमिक पर फोकस करना है। इकोनॉमिक में उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो बजट है उनके बारे में जानना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों के बारे में जानना है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानना है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सारे मुद्दे हैं, उनके क्या इफेक्ट्स हैं उनके बारे में जानना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लोक वित्त और राजकोषीय नीति, कर, आर्थिक सुधार और एक जिला एक उत्पाद नीति, इनके बारे में जानना है। ये एक जिला एक उत्पाद नीति आप बेसिक जानने के बाद आपको ये जानना है कि हाल ही में मतलब करंट में ये सब चीजें क्या चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, इनके बारे में जानना है, इनका क्या रोल है और करंट में इनका क्या रोल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर कृषि का व्यावसायीकरण, कृषि फसलें, नवीन वानिकी नीति, कृषि एवं सामाजिक वानिकी, कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं। मतलब कि यहाँ पर आपका वही थोड़ा जियोग्राफी का टॉपिक आ गया कि आपको उत्तर प्रदेश के जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी ध्यान देंगे। तो यूँ कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चर में क्या नया किया गया है और उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग फील्ड हैं जिसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड काम किए जाते हैं, उससे रिलेटेड इंडेक्स भी होते हैं, उन इंडेक्स के बारे में पता हो। उत्तर प्रदेश का जियोग्राफिकल स्थिति क्या है, उसकी संरचना किस टाइप से, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली, नदियों के बारे में पता हो। इसके बाद कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में पता हो। ये सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है उन्हीं के बारे में आपको पता हो। उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र कैसा है, उत्तर प्रदेश से जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको कौन कौन से पावर्स दिए गए हैं, रिसोर्सेज दिए गए हैं, किन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप हुई हैं, उनको जानना है। इसके बाद पॉल्यूशन से रिलेटेड कई सारे मुद्दे हैं यूपी में, उनको जानना है। यूपी में प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मृदा, मिट्टी है, जल है, वायु है, इनके बारे में जानना है। कौन कौन सी आर्द्र भूमि है, कौन कौन सी मिट्टी है, इनके बारे में जानना है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, किस टाइप से यहाँ पर मुद्दे हैं क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड, ये जानना है। इसके बाद आपको इकोलॉजी, यूपी में जो इकोलॉजिक सिस्टम है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सिस्टम, उसके बारे में जानना है। यूपी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या नया हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो करंट में है, उनको समझना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कौन कौन से स्कीम्स निकाले जा रहे हैं, क्या वर्क किया जा रहा है, करंट में क्या चल रहा है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विकास में सार्वजनिक और निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। यूँ कह सकते हो जब आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे, बेसिक चीजें समझेंगे, इंडिया के लेवल पर इकोनॉमिक को समझेंगे, वहीं पर आपकी ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। बस आपको यूपी के लेवल पे कुछ फैक्ट्स रहेंगे जो आपको याद करना होगा। यहाँ पर जब आप सिलेबस को देख रहे हैं तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने समझाया कि आपको ये सब्जेक्ट देखना है और जैसे ही आप बेसिक चीजें देख लेंगे तो उसके बाद यूपी से रिलेटेड केवल फैक्ट्स रहेंगे और वो फैक्ट्स आपको याद करना है और उसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।